सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और जो है ये सेट 3 यानी टेस्ट 3 का अंतिम पार्ट कवर करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है। तो निम्न में से कौन जो है पूर्व भाषा संचार का प्रकार है, तो वो है ऑप्शन डी। देखिए, रोना भी है, कूइंग भी है और बेबलिंग भी है। देखिए, रोना में क्या होता है, रोना को क्रंदन भी कहते हैं। रोना बालक की प्रथम बहुउद्देशीय भाषा है। ठीक है, जैसे बालक पैदा होता है क्या करता है, क्या हो क्या हो क्या हो करता है कि नहीं, रोता है। हाँ, तो रोना और जो है या क्रंदन करना पहला बहुउद्देशीय प्रथम बहुउद्देशीय भाषा है। दूसरा क्या है, कूइंग, मतलब कि कूकना। क्या बोलते हैं उसको, कूकना बोलते हैं। प्रथम माह में ही शिशु के मुंह में अचानक रोने के अतिरिक्त अन्य ध्वनि निकल जाती है। फिर शिशु इस प्रकार की ध्वनि बार बार उत्पन्न करने की कोशिश करता है, यह कूइंग कहलाता है। ठीक ना, हल्का सा कुछ अलग तरह की ध्वनि भी होती है, उसे कूइंग कहते हैं। अब देखिए, तीसरा है बबलाना या बेबलिंग। धीरे धीरे शिशु अनेक प्रकार की ध्वनि निकालना सीख जाता है, जैसे दा दा मा ऐसे करता है, तो उसको बबलाना कहते हैं। ठीक है। अच्छा, चौथा है हाव भाव। इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन है। चौथा है हाव भाव। धीरे धीरे शिशु धीरे धीरे शिशु अपने शरीर का हाथ पांव की हलचली से भाषा को प्रतिस्थापित करना अथवा भाषा की पूर्ति करने का हाव भाव कहलाता है। ठीक है, वह क्या करता है, हाथ पांव मार के जो है अपनी भाषा को प्रतिपूर्ति करने की कोशिश करता है। ठीक है। 77 पाते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है ये। 77 का कौन सा आंसर होगा, तो पढ़ने में अयोग्यता को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। देखिए, डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि कौन अक्षर क्या है, वो पढ़ ही नहीं पाता है। ठीक ना। देखिए, डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित एक विकार है, एक परेशानी है, बच्चों में होता है, जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने में दिक्कत होती है, पढ़ने में, याद करने में, बोलने में परेशानी होती है। ठीक है, वे कुछ अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों को उच्चारण भी नहीं करते। अगर कोई टीचिंग बैकग्राउंड से हो तो पता जानता होगा ये डिसलेक्सिया क्या होता है। उसको जो है, बच्चे को जो है 9 को उलट कर लिख देगा, यस लिख देगा, पी का जो है मुंह इधर कर देगा, इस सब दिक्कतें आती हैं बच्चों को। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में। मतलब सहारा लेकर जो है किस आयु में जो है शिशु बैठना आरंभ कर देता है, वो है 6 से 7 में। देखिए, अगर घर पे बच्चों को ऑब्जर्व किए होंगे ना, तो ये सब क्वेश्चन जो है आराम से कर सकते हैं, आराम से किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिकली जो है जो कनेक्ट करके। ठीक है। देखिए, जन्म के समय शिशु में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपने शरीर के संचालन कर सके। ठीक है ना। 4 से 5 माह के आयु में बालक अपने सिर उठाने योग्य रहता है। क्या करता है, 4 से 5 माह में बालक जो सिर उठा लेता है, और 6 से 7 माह में बालक क्या करता है, सहारा लेकर बैठना आरंभ कर देता है। चलिए 79 क्वेश्चन पे आते हैं। रोग प्रतिरोधक जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण यह संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो 79 का क्या होगा, डी, अधिग्रहित रोग प्रतिरोधक। ठीक है, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है। जन्म के समय ही यह शिशु कौन सा टीका लगाया जाता है, तो 80 का ये है, कौन सा है, BCG। ठीक है ना, BCG का। देखिए, जन्म के समय शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है। BCG बैसिलस कैलमेट गुएरिन का एक टीका है। ठीक है ना, क्या है, बैसिलस कैलमेट गुएरिन का एक टीका है, जो मुख्यतः यक्षमा यानी TB की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि TB को रोकने के लिए कौन सा टीका लगता है, तो BCG। जिन देशों में यक्षमा प्राय होता है, वहाँ स्वस्थ शिशुओं को इसकी खुराक जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके लगाने का सलाह दिया जाता है। ठीक है, इंडिया में भी लग जाता है ये। चलिए आगे चलते हैं। 81 पे आते हैं। आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है, या क्या कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए 81 कहलाएगा ए विस्थापन। क्या होता है कि वो ऑफिस में काम करके आता है, उसके बॉस गुस्सा डांटे रहेंगे तो क्या करेगा, आएगा बच्चों को मार पीट देगा, बच्चों पे जो है गुस्सा आएगा,
ठीक है, उल्टा सीधा बकेगा तो इसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 81 का ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 82 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, ठीक है, इसमें कौन सा जो है आयाम, संवेगात्मक आयाम नहीं है जो जिन्होंने डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित नहीं है, तो वो है 82 का सी, स्व प्रबंधन। क्या है, स्व प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं, 83 पे आते हैं। बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा है, मतलब किस कारण जो है बच्चों में बिस्तर गीला हो जाता है, तो वो है डी, उपरोक्त सभी। खराब स्वास्थ्य के कारण होता है, मनोभाव की असुरक्षा के कारण होता है, अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण होता है, ठीक है। देखिए, बच्चों का खराब स्वास्थ्य, मनोभाव, असुरक्षा, अपर्याप्त प्रशिक्षण, भय आदि के कारण बच्चों में बिस्तर गीला की आदत पड़ जाती है, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब तीनों ऑप्शन होगा ही, बाकी जो चीज़ डिस्क्राइब किए वो भी है। बिस्तर गीला करने वाले बालकों को अपनी इस आदत का प्रायः ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। जब बिस्तर गीला करते हैं बच्चे तो उनको पता नहीं चलता कि हम जो है पेशाब कर रहे हैं, ठीक है। आम होता है ये बचपन में, ठीक है ना। चलिए, सभी लोग किए होंगे। माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम को विकास के लिए महत्वपूर्ण। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माँ के दूध में कौन सा वसा होता है, किस प्रकार का वसा होता है जो बच्चों के नर्वस सिस्टम को विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तो 84 का होगा ए, PHA। क्या है, PHA, ठीक है। PHA प्रकार का एक वसा है जो बच्चे के नर्वस सिस्टम को विकास में बहुत लाभकारी है। आगे बढ़ते हैं, 85 पे आते हैं। WHO के अनुसार नवजात शिशुओं के स्नान करवाने के बारे में क्या सही है, ठीक है। WHO जो है स्नान कराने के बारे में क्या कहता है, तो यह है बी, जन्म के कम से कम 6 महीने बाद जो है कराया जाना चाहिए, ठीक है। शिशु का स्नान जो है जन्म के 6 महीने बाद कराया जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान कराने के बारे में यह कहना कथन सही है कि शिशु को जन्म के से कम 6 घंटे बाद, सॉरी बहुत गलती हो गई, 6 महीने 6 घंटे की बात हो रही है, 6 घंटे बाद स्नान कराया जाना चाहिए। नवजात शिशु के शरीर पर श्वेत रंग की मोम जैसी एक चिकना पदार्थ जमा होता है जो शिशु के गर्भ में शिशु के शरीर की रक्षा करता है। इसे साफ करने के लिए नर्स अत्यंत नरम व स्वच्छ कपड़े या रुई के फाहे को पानी में भिगोकर इसे साफ करती हैं। साफ नहलाने, मतलब कि जो है रुई के फाहे जैसा होता है, जो मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है शरीर पे, उसको क्या करती हैं औरतें, साफ करती हैं, मतलब नर्स जो है साफ करती है। साफ या नहलाने करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि नाभि गीली ना हो, ध्यान रखना है इसमें, नाभि जो है गीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 86 का। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के 10 सप्ताह पश्चात जन्म लेता है, ठीक ना। कितने दिन के पश्चात लेता है, तो 86 का कौन सा होगा, डी, मतलब कि पूर्ण परिपक्व जो है जो 37 सप्ताह बाद जो है 37 सप्ताह बाद जो है जन्म लेगा। देखिए, पूर्ण परिपक्व शिशु वह होता है जो गर्भनाल के 37 से 40 सप्ताह की जो है बाद जो है जन्म लेता है, ठीक है। सामान्यतः 37 से 40 सप्ताह का जो बाद जन्म लेगा तो क्या होगा, वो पूर्ण रूप से क्या कहा जाएगा कि परिपक्व जो है बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। कि सामान्यतः गर्भावस्था की अवधि 37 से 42 सप्ताह तक होती है, ठीक है। इसके बीच में बच्चा हो ही जाता है, या फिर यह अवधि अंतिम माहवारी की शुरुआत से 280 दिन के बीच का होता है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कितने दिन बच्चा पैदा होता है, 280 दिन, याद रखिएगा, या 9 महीने 7 दिन, या 9 महीने 10 दिन, ऐसे भी याद रख सकती हैं। परंतु कई बार पोस्ट अवधि की गर्भावस्था 42 सप्ताह से ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन सामान्यतः जो 37 से 42 के बीच में ही होता है, ठीक है। चलिए 87 पे आते हैं। आरोपण का सही अर्थ है, आरोपण का सही अर्थ क्या अर्थ बताइए, निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना, ठीक है। आरोपण का मतलब है कि निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना। देखिए, स्त्री में मासिक धर्म के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। 14 दिन बाद क्या आता है, अंडा आता है वहाँ से, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से। यह अंडोत्सर्ग जो है दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होता है। अंडोत्सर्ग के कुछ देर पश्चात ही अंडाणु अंडवाहिनियों में पहुंच जाते हैं और 15 से 19 दिन तक इसमें जो है रहता है। इसी बीच यदि स्त्री संभोग कर ले तो अंडाणु निषेचित हो जाते हैं। देखिए, 15 से 19 दिन के बीच में जो है अगर मतलब ये संभोग हो जाता है तो क्या होता है, मैक्सिमम चांस होता है कि बच्चा जो है टिक जाएगा, अन्यथा
अगले मासिक स्राव से बाहर निकल जाता है। नहीं तो क्या होता है, अंडा खराब होकर अगले मासिक स्राव से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना यह आरोपण कहलाता है। ठीक है, अगर 15 से 19 दिन के बीच में हो गया तो क्या हो जाएगा, इसी को आरोपण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 पाते हैं। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशील को कम करता है। ठीक है, GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है, तो कौन सा है, 88 का है बी, एस्ट्रोजन का है, एस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए 89 पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं 89 पे। मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानापति क्षमता समाप्त हो जाती है। देखिए किस मतलब इसमें जो है संतान पैदा करने की क्षमता जो है समाप्त हो जाती है, पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, तो 89 का क्या होगा, ये बी होगा। क्या होगा, मीनोपाज। मीनोपाज क्या होता है, महिलाओं में होता है लगभग ये 45 के ऊपर होता है। ठीक है, 45 के ऊपर की उम्र में हो जाता है। देखिए मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्री की संतानोपति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों की पुरुषत्व की कमी आ जाती है, यह क्रिया मीनोपाज कहलाता है। ठीक है ना, तो ये समय से भी होता है या कुछ अन्य कारण भी हो जाए तो भी हो जाता है। उस 45 के बाद जो है मैक्सिमम माहवारी आना बंद हो जाता है महिलाओं में। ठीक है, निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है, तो 90 जो है 90 का होगा सी, बेरी का। ठीक है, विटामिन B1 जो है किसका निरोधक है, बेरी का। देखिए विटामिन बी अथवा थायमिन बेरी निरोधक विटामिन है, मतलब कि विटामिन B1 जो है रहेगा तो बेरी आपको नहीं होगा। थायमिन वृद्धि कार्बोज की चयापचय मतलब कि पाचन, DNA तथा RNA का निर्माण, नाड़ियों का सामान्य स्थिति में रखने के लिए रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करने आदि में सहायता है। कौन है, B1 विटामिन B1 जो है क्यों किस में सहायक है, थायमिन वृद्धि में, कार्बोज की पचाने में, DNA में, RNA के निर्माण में, DNA RNA के निर्माण में, नाड़ियों की सामान्य स्थिति रखने में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायः इस फलों को की शर्करा कहा जाता है। इस किस फल को शर्करा कहा जाता है, तो यह है 91 का ए, फ्रक्टोज को। ठीक है ना, देखिए फ्रक्टोज को फलों की शर्करा या शर्करा कहते हैं। ठीक है, जो फलों में शुगर होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं। यह सबसे अधिक मीठा शर्करा होता है। ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रक्टोज का मिठास 2 गुना होता है। शहद में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। गन्ने के रस, फल, चुकंदर आदि में ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी विद्यमान रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 92 पे आते हैं। सभी बंधुओं से फिर से निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होता है। ठीक है, जंतु प्रोटीन स्रोत जो होता है वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होता है, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है बताइए, 92 का डी, उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल। क्या होता है, उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है। इसीलिए जो होता है जंतु प्रोटीन जो है स्रोत जो है वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम माना गया है। ठीक है, चलिए 93 पे आते हैं। निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है। देखिए वसा तो होता ही है, लेकिन कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है, देखिए 93 का कौन सा होगा, डी, असंतृप्त वसा। ठीक है, असंतृप्त वसा जो आसानी से टूट जाता है। देखिए असंतृप्त वसा स्वस्थ वसा माना जाता है। असंतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन तथा हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है। इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है। ठीक है ना, हाइड्रोजन अणुओं की संख्या क्या होती है, कार्बन की अपेक्षा कम होती है। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु के से द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। किन्हीं वसीय अम्लों में 2 या 2 से अधिक द्विबंध होते हैं। ठीक है ना, इस सब कहने का मतलब कि असंतृप्त जो होता है इसमें हाइड्रोजन कार्बन की मात्रा जो है अलग अलग होती है, और ये जो है क्या होता है, ये स्वस्थ के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। 94 का क्या है, निम्न साधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनरीति है। ठीक है, निम्न में से साधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनरीति है, तो है 94 का कौन सा होगा, सी, नमस्ते करना। ठीक है, क्या है, सामाजिक नियंत्रण को जनरीति है कि भाई नमस्ते 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 आप करते चलते हो जहाँ भी जाते हो समाज में, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 95 पे आते हैं। निम्न में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है। अनौपचारिक की बात रहा, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक की। देखिए
95 का क्या हो जाएगा डी। पुलिस जो है अनौपचारिक चीज़ नहीं, धर्म जो है अनौपचारिक है, रीति रिवाज जो है अनौपचारिक है, जनरल जो है अनौपचारिक है, लेकिन इन नहीं की बात कर रहा है तो पुलिस जो है क्या है, पुलिस जो है औपचारिक है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए 96 का आते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण मुख्य रूप से लोक कथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, जनमत इत्यादि समाधानों के माध्यम से किया जाता है। देखिए नियंत्रण का मतलब कि समाज को नियंत्रण जो है, जैसे देखिए आजकल जो है प्रवचन चलता है तो बाबा लोग क्या करते हैं कि जो है अपने प्रवचन के हिसाब से माध्यम से जनता में क्या पढ़ते हैं, नैतिकता को भरते हैं। नैतिकता से क्या होता है, समाज का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो इसके ये अनौपचारिक है, लेकिन पुलिस हो गया, राज्य हो गया, कानून हो गया, औपचारिक नियंत्रण करते हैं। क्या लोग क्या करते हैं, कानून लाते हैं, कानून जो कानून बनता है संसद में उसको क्या करती है पुलिस, अप्लाई करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगा। 96 क्रियात्मक की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध है। ठीक है, तो क्रियात्मक की धारणा जो है सामाजिक परिवर्तन किस सिद्धांत से संबंधित है, तो 96 का हो जाएगा आपका ए, मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो 97 पे आते हैं। आर्क बल के अनुसार परामर्श कितने तत्व होते हैं, परामर्श के कितने तत्व होते हैं, तो आर्क बल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व हैं, 3 तत्व हैं। पहला देखिए, पहला क्या है, परामर्श प्रक्रिया में 2 व्यक्ति संलग्न होते हैं। क्या होते हैं, परामर्श में क्या होते हैं, 2 लोग होंगे, भाई एक परामर्श लेगा, एक परामर्श देगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य प्रार्थी को अपनी समस्या स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाना है। ठीक है, मतलब ऐसी समस्या बताना है कि, और इतने आसान भाषा में बताना है कि जो है अगला समझ जाए कि क्या जो है आप कहाँ चाहते हैं, आपकी समस्या क्या है। तीसरा है कि परामर्श या एक प्रशिक्षित व्यक्ति या व्यावसायिक कार्य होता है। देखिए जो परामर्श देता है वो क्या होता है, अपने क्षेत्र में निपुण होता है। और बताइए अपने क्षेत्र में निपुण नहीं हो तो परामर्श कैसे देगा, उन लोगों का जो है कठिनाइयों को, परेशानियों को कैसे दूर करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 पे आते हैं। परामर्श की तकनीकें हैं, परामर्श की तकनीक क्या है बताइए। ठीक है, तो परामर्श की तकनीक क्या है, भावनात्मक, मतलब कि परामर्श की तकनीक क्या, 98 क्या हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भावनात्मक तनाव जारी करना, प्रभाव संचार, स्पष्ट सोच। ठीक है, शराब और नशीली दवाओं के खिलाफ परामर्श देना, ये भी है, ठीक ना। परामर्श की तकनीक क्या है कि भावनात्मक तनाव जारी करना, मतलब भावनात्मक तरीके से उसको जो है हैंडल करना। प्रभाव संचार उत्पन्न करना, मतलब कि उसके उस पर प्रभाव के तरीके से जो है संचार उत्पन्न करना कि जो है ऐसा काम मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और स्पष्ट सोच विकसित करना, मतलब उसको उसकी सोच को स्पष्ट रखना कि तुम ऐसा काम करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा काम करोगे तो ऐसा होगा। शराब और नशीली दवाओं के खिलाफ जो है परामर्श देना, मतलब जो भी नशीले लोग हैं, शराबी लोग हैं, उनके जो है उनके खिलाफ जो है परामर्श देना। ठीक है, इन्हें कि और उसमें घुसेड़ दें। आगे बढ़ते हैं, 99 पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना महामारी को कब वैश्विक महामारी घोषित किया गया। ठीक है, तो कब घोषित किया बताइए, बी को 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको क्या घोषित कर दिया, वैश्विक महामारी, मतलब कि यह महामारी जो है पूरे विश्व स्तर पर है। 11 मार्च 2020 को घोषित कर दिया गया। चलिए 100 पे आते हैं, आज के लास्ट प्रश्न पे, कि यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मर्तजा चानवालबर्डे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। सभी बहनों को नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।